नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। आज यूपी में निवेश महाकुंभ की शुरुआत हुई। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के मंच से यूपी में 32 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश का ऐलान हुआ। पीएम मोदी ने उद्योग जगत में को यूपी में निवेश से शुभ लाभ की गारंटी दी। उन्होंने कहा कि एक तरफ डबल इंजन सरकार का इरादा है तो दूसरी तरफ संभावनाओं से भरा उत्तर प्रदेश है और इससे कहीं ज्यादा पार्टनरशिप में हो ही नहीं सकती। उन्होंने यूपी में निवेश का बड़ा मौका बताया तो सीएम योगी ने दावा किया कि 32 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश से 92,50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। विपक्ष को सरकार के ये दावे चुभ रहे हैं। आज अखिलेश यादव ने सरकार पर तूफानी हमला बोला। वो काशी में थे। अखिलेश ने यहां कहा कि अगर यूपी में लाखों करोड़ का निवेश आ रहा है तो इसमें 5 लाख करोड़ काशी को मिलना चाहिए। आज बात तो चुभेगी में हर बड़ी खबर के साथ इस चुभने वाले पहलू का मैं करूंगी पूरा विश्लेषण। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए बात तो चुभेगी। लखनऊ में आज देश के आला उद्योगपति मौजूद थे। सबने यूपी की तारीफ की। यूपी की आर्थिक नीतियों की इन्होंने जमकर प्रशंसा की, चाहे वो टाटा हो, बिरला हो या फिर अंबानी। योगी सरकार की निवेश प्रोत्साहन योजना को देशी विदेशी कारोबारियों ने बेहतरीन करार दिया। तो पीएम मोदी और सीएम योगी ने दोहराया कि यूपी में हर सेक्टर में निवेश मुनाफे की गारंटी है। World-class infrastructure, enabling policy framework, business-friendly governance. These are the 4 elements propelling Uttar Pradesh towards a global takeoff, making it New India's growth engine. एक तरफ डबल इंजन सरकार का इरादा और दूसरी तरफ संभावनाओं से भरा उत्तर प्रदेश। इससे बेहतर पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती। इस निवेश महाकुंभ में अब तक हमारे पास 18,643 कुल एमओयू हमारे साथ वर्तमान में हुए हैं और जिनके माध्यम से प्रदेश को अब तक 32,92,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में निवेश का सबसे बड़ा मेला। एक मंच पर देश के दिग्गज कारोबारी। प्रधानमंत्री का स्वर्णिम युग, उत्तर प्रदेश का स्वर्णिम युग शुरू हुआ है। सभी यूपी वासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक वक्तव्य का एक अंश याद आता है जो काफी वायरल भी हुआ था। आपने सर कहा था यूपी प्लस योगी बहुत है अब उपयोगी। यूपी के एक्सप्रेस विकास का शुभ लाभ फॉर्मूला, जिनके माध्यम से प्रदेश के अंदर 92,50,000 से अधिक यहां पे नौकरी और रोजगार की संभावनाएं जिनके माध्यम से प्रदेश के अंदर होंगी। यूपी में निवेश से मुनाफे का मोदी योगी मंत्र। भारत की समृद्धि में दुनिया की समृद्धि निहित है। भारत के उज्जवल भविष्य में दुनिया के उज्जवल भविष्य की गारंटी पड़ी है। समृद्धि की इस यात्रा में आप सबकी भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स सहित सभी 25 सेक्टर में जिनकी सेक्टोरियल पॉलिसीज उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही जारी की है, हमें निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
दुनिया भर के निवेशकों को शुभ लाभ की गारंटी। पिछले कुछ समय में उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स के लिए एक अत्यंत भरोसेमंद डेस्टिनेशन के रूप में यह उत्तर प्रदेश उभरा है। श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी ने अपने नाम यानी अप को लगातार सार्थक किया है। 32 लाख करोड़ का निवेश निमंत्रण। सबके लिए शुभ हो, मंगल हो, इसी कामना के साथ इन्वेस्टमेंट के लिए आगे आए हुए देश और दुनिया के सभी इन्वेस्टर्स को मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। इन्वेस्ट वेस्ट समझा जाने लगा था, पर आज यूपी में इन्वेस्ट बेस्ट समझा जाने लगा है। यूपी के विकास की 1 ट्रिलियन गर्जना। बात तो चुभेगी। तो देश विदेश के निवेशकों से पीएम मोदी ने लखनऊ के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा कि यूपी के सांसद होने के नाते मैं आपको भरोसा देता हूं कि यूपी की आज की सरकार और आज की ब्यूरोक्रेसी प्रगति की राह पर दृढ़ संकल्प होकर चल पड़ी है और वो सपनों को साकार करके रहेगी। तो सीएम योगी ने कहा कि हम निवेशकों के लिए हर सेक्टर में हर मुश्किलों को पूरी तरीके से दूर करेंगे। यूपी में सजा निवेश का सबसे बड़ा मंच पर जुटे देश विदेश के नामी उद्योगपति। सब ने किया यूपी में बम्पर निवेश का दावा। और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। टाटा, बिरला और अंबानी के साथ ही देश विदेश के तमाम बड़े औद्योगिक घरानों के प्रतिनिधि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल हुए। सबने यूपी को परफेक्ट निवेश डेस्टिनेशन बताया। पुण्य नगरी है, लक्ष्मण की नगरी है। उत्तर प्रदेश पुण्य भूमि है, प्रभु रामचंद्र जी की भूमि है। गंगा यमुना सरस्वती के संगम की भूमि है। Our total investment value in UP stands at a staggering 40,000 crores. It is heartening for me to see as an investor Uttar Pradesh undergo a metamorphosis in the last few years under the leadership of Honorable Chief Minister Shri Yogi Adityanath ji. UP has a fantastic opportunity to increase its share from manufacturing by focusing on advanced manufacturing, precision electronics, semiconductors, assembly and testing, defense and aerospace, pharmaceuticals. All of this are going to happen in this coming decade, and UP, with its vast land and progressive policies and infrastructure, can capitalize. अभी जिंदगी की असली उड़ान बाकी है। अभी जिंदगी में कई इम्तिहान बाकी हैं। अभी तो नापी है जमीन हमने, अभी पूरा आसमान बाकी है। पीएम मोदी की मौजूदगी में सीएम योगी ने निवेशकों को तमाम सुविधाएं देने का वादा किया। तो पीएम मोदी ने कहा कि यूपी में निवेश सबसे बड़ा अवसर है। कि उत्तर प्रदेश की आज की सरकार, उत्तर प्रदेश की आज की ब्यूरोक्रेसी प्रगति के राह पर दृढ़ संकल्प होकर के चल पड़ी है। वो आपके सपनों को साकार करने के लिए, आपके संकल्पों को सिद्ध करने के लिए पूरे सामर्थ्य के साथ अग्रदूत बनकर के आपके साथ खड़ी है। पीएम मोदी ने तमाम कारोबारी जगत के लोगों को बताया कि यूपी इतना खास क्यों है, आखिर यहाँ संभावनाओं का भंडार क्यों है और कितनी ऊंची है विकास पथ पर आगे बढ़ती यूपी की उड़ान। हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। प्रदेश बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए आज जाना जा रहा है।
और उत्तर प्रदेश की जो अन्य तमाम संभावनाएं हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश भारत की फूड बास्केट के रूप में जाना जाता है, खाद्यान्न, दूध, गन्ना, आलू व इथेनॉल उत्पादन में प्रदेश देश में नंबर 1 है। वाराणसी का सिल्क क्लस्टर, भदोई का कालीन क्लस्टर, ये प्रमुख टेक्सटाइल हब भी उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। सीएम योगी ने दावा किया कि राज्य को अब तक 32,92,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं, जिससे 92 लाख नौकरियों के दरवाजे खुलेंगे। आज भारत के कुल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 60% से भी ज्यादा मोबाइल अकेले उत्तर प्रदेश में होता है। एक बहुत बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी विकसित करने के लिए बजट में हमने प्रावधान किया है। ये भी छोटे निवेशकों के लिए बहुत बढ़िया मौका है। 3 दिनों के इस समिट के पहले दिन यूपी में मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइनिंग सेक्टर में निवेश पर सबसे बड़ी चर्चा हुई। हर संभावना के बारे में सरकार ने निवेशकों को बताया, जिनके माध्यम से प्रदेश के अंदर 92,50,000 से अधिक यहां पे नौकरी और रोजगार की संभावनाएं जिनके माध्यम से प्रदेश के अंदर होंगी। सरकार का दावा है कि आने वाले दिनों में इस निवेश महाकुंभ से यूपी की ऊंची उड़ान में मदद मिलेगी। जो देश और दुनिया भर के निवेशक आए हैं, प्रदेश के निवेशक आए हैं, उन सबको भरोसा दिलाते हैं कि जिस विश्वास से वो आए हैं उनके विश्वास को मजबूत करेंगे, कमजोर नहीं होंगे। 92 लाख रोजगार देने की बात कही है मुख्यमंत्री ने। बड़ा लक्ष्य है, बहुत बड़ा लक्ष्य है और ये हमारे लिए गर्व की बात। महाकुंभ में पहुंचे दिग्गज निवेशकों ने यूपी की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री ने तारीफ। देखिए, आर्थिक मोर्चे पर हम शीघ्र ही नंबर 1 पर आ जाएंगे। जिस ढंग से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी व्यवस्था मजबूत हुई है, एजुकेशन बेहतर हुई है, हमने कनेक्टिविटी बेहतर की है, संचार माध्यम बेहतर हुए हैं और लाइन ऑर्डर सबसे बेहतर हुआ उत्तर प्रदेश राज्य का। हम शीघ्र ही नंबर 1 पर पूरे देश में आ जाएंगे। अब सबकी नजर अगले 2 दिन पर है, जब लखनऊ की धरती पर हो रहे इस निवेश महाकुंभ में निवेश को लेकर बड़े ऐलान होंगे। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला और शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के जरिए अब तक 32 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश और 92,50,000 लोगों को नौकरी देने का दावा हो चुका है। लेकिन विपक्ष की माने तो ये सब कुछ छलावा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कारोबारी सिर्फ अच्छे माहौल की वजह से नहीं आते, बल्कि मुनाफे के लिए आते हैं और ऐसा तभी होता है, ऐसा तभी मुमकिन होगा जब उन्हें इंसेंटिव दिया जाए। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री इतने कंजूस हैं कि वो kiसी को कुछ नहीं दे सकते। इस पर बीजेपी ने तूफानी पलटवार किया है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेशकों से सीएम योगी ने 2 टूक कहा कि सरकार निवेश की हर बाधा दूर करेगी, इसे पूरी तरह आसान बनाना जारी रखेगी, हर सेक्टर में निवेश में सहूलियत मिलती रहेंगी। जहां पर प्रदेश के अंदर संभावनाएं हैं, उन सबको बढ़ाने के लिए सेक्टोरियल पॉलिसीज इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। सीएम योगी ने अपनी सरकार की निवेश नीति का रोड मैप पूरी तरह साफ कर दिया, जिसमें निवेशकों के लिए हर ऐलान अहम है। ये निवेशकों की जिज्ञासाओं के समाधान, समस्या निवारण और निवेश परियोजनाओं के अनुश्रवण की सुविधा दे रहा है। तो नीतियों में प्रावधानिक इंसेंटिव को प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन इंसेंटिव मैनेजमेंट सिस्टम को भी विकसित करने के साथ ही हर एक निवेशक के साथ एक प्रदेश के अंदर उद्यमी मित्र की तैनाती करने की व्यवस्था भी इसके माध्यम से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्रारंभ की है। मुख्यमंत्री योगी के दावे और पीएम मोदी की निवेशकों को शुभ लाभ की गारंटी पर विपक्ष ने जमकर निशाना साधा। अभी समिट के 2 दिन बाकी हैं, लेकिन विपक्ष ने अभी से ही इसे फेल बता दिया है। लाखों करोड़ के निवेश के दावे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुटकी ली, कहा इसमें 5 लाख करोड़ का निवेश तो अकेले काशी में आना चाहिए।
मैंने कहा कि बाबा के स्थान पर खड़े होकर के मैं यही बाबा से प्रार्थना करता हूँ, इस काशीनाथ विश्वनाथ की जगह पर इससे पवित्र जगह और क्या हो सकती है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं वो बात झूठी न निकले। अगर 27 लाख करोड़ उन्होंने कहा है तो 27 लाख करोड़ में कम से कम काशी को 5 लाख करोड़ मिले और बाकी 22 करोड़ पूरे उत्तर प्रदेश में हर डिस्ट्रिक्ट में इक्वली बढ़ जाए। अखिलेश यादव ने कहा कि निवेशक इंसेंटिव के लिए आते हैं, अच्छे माहौल से नहीं। उन्हें फायदा मिलेगा तभी निवेश करेंगे। कोई इंसेंटिव नहीं दोगे तो वो क्यों आपके यहाँ इन्वेस्ट करेंगे? वो जाके मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट कर देंगे, गुजरात में कर देंगे, महाराष्ट्र में कर देंगे, वेस्ट बंगाल में कर देंगे, तेलंगाना में कर देंगे। तो इसलिए हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी के सामने दिल्ली वाले लोगों ने बड़ी परेशानी पैदा कर दी है कि हमारे मुख्यमंत्री जी क्या इंसेंटिव देंगे। और मुझे लगता है कि बाबा हमारे मुख्यमंत्री जी इतने कंजूस हैं, किसी को इंसेंटिव नहीं दे सकते। विपक्ष के इस तीखे हमले पर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक भाजपा नेताओं ने जमकर पलटवार किया। ये उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश में लोग आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश जी का भी इन्वेस्टर मीट होता था। वो होता था गुंडों का मीट, वो होता था आतंकवादियों का मीट, वो होता था समाज में अलगाववादियों का मीट, वो उसी का इन्वेस्टर मीट करते थे। उत्तर प्रदेश में रोज दंगे होते थे, उत्तर प्रदेश में इसका सांप्रदायिकरण कर दिया गया था। तो जिस प्रकार के हालात उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुए और जो सरकार में रहते हुए अपनी 200 करोड़ 150 करोड़ की कोठियां महल बनाते रहे, वो लोग आज योगी जी के इस प्रयास के ऊपर अगर इस प्रकार के सवाल खड़े कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनकी मानसिकता दूषित है, हम सभी लोग जानते हैं। कई सरकारें रही, कांग्रेस की सरकार रही, समाजवादी पार्टी की सरकार रही, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, कभी उत्तर प्रदेश के विकास और उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के लिए पूरी दुनिया और देश के लोगों को इतने सम्मान के साथ, विश्वास के साथ आमंत्रित नहीं किया गया। ये एक बहुत ही बेहतरीन उत्तर प्रदेश के लिए अवसर है और ये इन्वेस्टमेंट की जो समिट है न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश में इसको इसका फायदा होगा। साफ है कि भाजपा पूरी मजबूती से इस समिट को भुनाने में जुट गई है और इसलिए विरोधियों के किसी भी हमले को खाली जाने नहीं दिया जा रहा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने अपने इरादे साफ कर दिए। कल उन्होंने गाजीपुर से ऐलान किया था कि समाजवादी पार्टी कोई नया गठबंधन नहीं करेगी, यानी वो अवध से लेकर पूर्वांचल तक अपने दम पर ही साइकिल की रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आज अखिलेश यादव काशी में थे, जहां उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। काशी कॉरिडोर पर एक बार फिर से अपना सियासी दावा ठोका। साफ है कि अखिलेश जो शूद्र वाली लाइन है उसके साथ साथ हिंदुत्व के मुद्दे को भी साध कर रखना चाहते हैं, जिसका ट्रेलर उन्होंने आज काशी से दिखा दिया। 24 के चुनाव के लिए अखिलेश जमीन पर उतर चुके हैं और काशी में उनकी मौजूदगी बताती है कि उनका निशान कहां है। गाजीपुर के दौरे के बाद अखिलेश वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और फिर एक बार दोहराया कि जिस काशी कॉरिडोर की वाहवाही सरकार लूटती है उसकी असली हकदार समाजवादी पार्टी है। जिस समय कॉरिडोर बनने का सबसे पहला फैसला लिया गया था उस समय कैबिनेट समाजवादी सरकार की थी और जो मकान लेने की शुरुआत भी उसी समय हुई थी। लेकिन दूसरे लोग कहेंगे कि उन्हीं का ठप्पा है बीजेपी का, ऐसा नहीं है। ये दावे अखिलेश पहले भी करते रहे हैं, लेकिन जब सीधे काशी से ही कॉरिडोर पर सियासी दावा ठोका तो माहौल गर्मा गया। अखिलेश ने भाजपा पर धर्म की राजनीति के चुभने वाले आरोप भी लगा दिए। बाबा से हमने वोट नहीं मांगा, बाबा से हमने ये कहा, बाबा से वोट नहीं मांगा, बाबा से बीजेपी वाले वोट मांगते हैं ताकि लिए अच्छा रास्ता खुले, क्योंकि हमारा देश दुनिया में बहुत पिछड़ रहा है। आप झोला लेकर के जा रहे हैं दुनिया के हर देश में और कह रहे हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट दीजिए। दुनिया ऐसी बने कि आपके लोगों को भी मौका मिले। मान लीजिए एक कारोबारी फेल हुआ, इंग्लैंड से बाहर निकल गया, अमेरिका से अगर बाहर निकाल दिया गया तो हमारे देश की क्या छवि बनेगी। कुल मिलाकर काशी एक बार फिर 24 के लिए केंद्र बिंदु रहने वाली है, क्योंकि पीएम मोदी यहीं से सांसद का चुनाव लड़ते हैं और अखिलेश की कोशिश सीधे पीएम की घेराबंदी करने की है। उन्होंने गंगा की गंदगी को लेकर खूब प्रहार किया। आपको याद होगा
बाबा के पास एक बहुत ही प्राचीन वृक्ष था, वो किसने गिरा दिया? तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर उंगली उठाई जा सकती है, लेकिन अच्छा काम करते रहना चाहिए। और सवाल ये है कि जो हमारे धार्मिक स्थानों पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा तो चीज़ें अच्छी होंगी। जब जब गंगा की सफाई की बात आती है, भाजपा के दावों पर बहस छिड़ जाती है और अखिलेश नदियों की सफाई पर नया संग्राम छेड़ने की कोशिश में है। माँ गंगा की सफाई बिना और नदियों की साफ नहीं हो सकती। गोमती नदी को साफ होना था, इन्होंने सफाई रोकी है। वरना नदी की सफाई हो रही थी। अगर आज ही अपना विकास दिखाना चाहते हैं तो वर्णा नदी पे जो समाजवादी सरकार ने काम शुरू किया था वो क्यों काम रोका इन्होंने? उसका जिम्मेदार कौन है? गोमती नदी को बर्बाद करने का जिम्मेदार कौन है? यमुना नदी को बर्बाद करने का जिम्मेदार कौन है? ये बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने और नदियों को बर्बाद किया है। सवाल सियासत का है तो धर्म के मुद्दे को सपा नजरअंदाज नहीं करना चाहती। माथे पर चंदन लगाकर अखिलेश ये भी संदेश देने की कोशिश में हैं कि उन पर जो धर्म विरोधी होने के आरोप लगते रहे हैं वो गलत हैं। गुरुवार की रात अखिलेश संकट मोचन मंदिर भी गए थे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अखिलेश यादव की कोशिश भाजपा को उसी के मोर्चे पर घेरने की है। यही वजह है कि आज वो काशी में खूब गरजे। न सिर्फ अखिलेश ने लखनऊ से दिल्ली तक सरकार पर हमला बोला, बल्कि वो उसी चाय की दुकान पर पहुंच गए जहां विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी गए थे। इसके अलावा उन्होंने ओपी राजभर की पार्टी से बागी नेता शशि प्रताप सिंह से भी आधे घंटे मुलाकात की। अखिलेश के काशी दौरे पर यूपी की सियासत गरमा गई। अखिलेश काशी में थे तो कदम कदम पर ऐसा संदेश दे रहे थे जिसकी चर्चा बनारस से लेकर दिल्ली तक हो। ऐसा ही एक मौका तब आया जब सपा अध्यक्ष 80 में मशहूर पप्पू की चाय की अड़ी पर पहुंच गए। इस दुकान के जरिए पीएम समेत कई राजनेताओं ने चाय की चुस्की के साथ जमीनी राजनीति को भी साधा है और ऐसी ही एक कोशिश इस बार अखिलेश यादव ने की। चर्चा थी कि अखिलेश रविदास गेट पर सपा के सक्रिय कार्यकर्ता की दुकान पर चाय पीने जाएंगे, लेकिन ऐन मौके पर अखिलेश ने रणनीति बदली और उस दुकान पर पहुंच गए जहां पीएम मोदी ने विधानसभा चुनाव के दौरान चाय पी। लोगों से बातचीत की, लेकिन मजेदार बात रही कि अखिलेश ने पीएम मोदी की तस्वीर की तरफ चाय का गिलास दिखाते हुए चीयर्स भी किया। जो ये बनारस वाले लोग आए, मुझे लगा कि समाजवादी लोग पुलिस चाय बनाने लगे। एक तरफ अखिलेश पप्पू की अड़ी से सियासी संदेश दे रहे थे तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उन्हें रामचरितमानस के मुद्दे पर घेरते हुए नजर आए। डिप्टी सीएम ने ट्वीट किया, संकट मोचन हनुमान जी से प्रार्थना है कि श्री अखिलेश यादव जी और उनकी मंडली को सद्बुद्धि दें ताकि वो रामचरितमानस का मर्म समझ सकें। केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट सपा को बुरी तरह चुभा और पलटवार करते हुए पार्टी ने ट्विटर पर लिखा, केशव जी, रामचरितमानस का मर्म और हिंदू धर्म को हम समाजवादी आपसे बेहतर तरीके से समझते हैं। आप चंदा चोरी को धर्म समझते हैं, आप भ्रष्टाचार को धर्म समझते हैं, आप वसूली रंगदारी को धर्म समझते हैं, आप संपत्ति हड़पने को धर्म समझते हैं। ये सारे अधर्मी काम हैं जो आपके नाम हैं। एक तरफ अखिलेश के काशी दौरे पर भाजपा सपा के बीच सियासी घमासान छिड़ा तो एक लड़ाई सुभाषपा के खेमे से भी शुरू हो गई। ओपी राजभर का साथ छोड़कर नई पार्टी बनाने वाले शशि प्रताप सिंह से भी अखिलेश यादव ने मुलाकात की और ये बात सुभाषपा को चुभ गई। अब वो चेहरा बदल चुका है, अब जनता जागरूक हो चुकी है, अब समाजवादी पार्टी से नफरत कर रही है। आप लाख दुश्मन इकट्ठा कर लीजिए, लाख आप दगे हुए कारतूस इकट्ठा कर लीजिए, अब आप बारूद नहीं बन सकते हैं, आप सिर्फ अब चिरपुटिया बन करके रह जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, अब आपका हर खेल खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश में अब दूर दूर तक आपको जनता स्वीकार करने को तैयार नहीं। इससे पहले भी अखिलेश यादव और शशि प्रताप सिंह की मुलाकात हो चुकी है। जिस वक्त शशि प्रताप सिंह ने सुभाषपा छोड़ी थी तब भी राजभर ने अखिलेश पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगाया था।
और शशि प्रताप सिंह की इस बार की मुलाकात ने सुभाषपा के भीतर नई बेचैनी बढ़ा दी है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बात करते हैं शिवपाल यादव की, जिन्होंने अधिकारियों को अल्टीमेटम दे दिया। दरअसल शिवपाल यादव रायबरेली पहुंचे थे, जहां वो जेल में बंद आरपी यादव से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन उनके रायबरेली पहुंचने से पहले ही आरपी यादव की जेल बदल दी गई। ये बात शिवपाल यादव को इतनी चुभी कि उन्होंने अधिकारियों को ही निशाने पर ले लिया। इसके अलावा उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी को खुली चुनौती दी। शिवपाल सिंह यादव, राम सिंह यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। शिवपाल सिंह यादव, राम सिंह यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव। लोकसभा चुनाव में अभी भले ही 1 साल से ज्यादा का वक्त हो, लेकिन शिवपाल यादव ने अभी से ही भाजपा को खुली चुनौती देनी शुरू कर दी है। शिवपाल रायबरेली पहुंचे थे, जहां से उन्होंने भाजपा को सत्ता से हटाने की हुंकार भरी। समाजवादी पार्टी का महासचिव पद मिला है। अब हम समाजवादी पार्टी का संगठन को मजबूत करके इन्हें बताएंगे कैसे चुनाव लड़े जाते हैं और कैसे इनको यहाँ से फिर इनको हटाने का काम करेंगे। और केवल हमारा मिशन है संगठन को मजबूत करके इनको सत्ता से हटाना और हम लोगों को सत्ता में आना है। तब जो निरंकुश अधिकारियों को और इनको सबको फिर पता चलेगा। शिवपाल के रायबरेली पहुंचने का कार्यक्रम पहले से तय था। वो यहां जेल में बंद आरपी यादव से मुलाकात करने वाले थे, लेकिन एक दिन पहले ही आरपी यादव की जेल बदल दी गई और ये बात शिवपाल यादव को चुभ गई। शिवपाल ने आरोप लगाया कि कई ऐसे सपा नेता हैं जिन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है। सपा के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष गिरजा शंकर लोधी, इन पर भी ऐसे मुकदमे लगाकर इनको भेज दिया। सपा नेता रामफेर यादव पुत्र पोला निवासी ग्राम खपुरा पोस्ट, इनको भी भेज दिया। सपा नेता ग्राम प्रधान धर्मेंद्र कुमार लोधी, इनको भी भेज दिया इसी तरीके से। सपा नेता ग्राम प्रधान श्रीमती बिटाना पत्नी बंसराज यादव निवासी ग्राम पोरई, तो इनको भी भेज दिया इसी तरीके से। ये सूची है, देखिए। दरअसल समाजवादी पार्टी ने जब से मैनपुरी लोकसभा का उपचुनाव जीता है, तभी से उसके हौसले बुलंद हैं। सपा की कोशिश है कि विधानसभा चुनाव में जो वोट प्रतिशत 32% तक ठहर गया था, उसे 45% के पार पहुंचाया जाए और भाजपा के दिल्ली रथ को रोक दिया जाए। इसके लिए शिवपाल भाजपा पर तानाशाही वाला हमला कर रहे हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे लोग हैं और देखिए प्रजातंत्र में 4 खम्भे माने जाते हैं लोकतंत्र में, तो आपका भी चौथा स्तंभ है। 6 साल में इन्होंने क्या देश और प्रदेश के लिए किया है, वो हम जानना चाह रहे हैं। ये समिट शिवपाल ने इस बार भाजपा को कई मुद्दों पर घेरा। इसी में एक मुद्दा था नाम बदलने वाला। शिवपाल ने साफ शब्दों में कहा कि जब उनकी सरकार आएगी तो फिर से बदले हुए नामों को पुराने नामों में बदल दिया जाएगा। अच्छा, देखिए, आप लोग पत्रकार, अगर आपका नाम बदल दिया जाए तो आपको जनता तो यहाँ पत्रकार ही कहेगी, आपका नाम ही लेगी। पहले भी नाम बदले गए थे, तो जब नाम बदले थे हैं आपकी सरकार में नहीं, पहले दूसरी सरकार ने बदले थे, तब फिर हमारी सरकार ने वही नाम रख दिए थे, फिर तो वही फिर होगा। नाम बदलने की राजनीति एक बार फिर गर्म है। फैजाबाद और इलाहाबाद जैसे जिले के नाम तो बदल गए, अब बारी लखनऊ और अलीगढ़ जैसे शहरों की नजर आ रही है। साफ 24 के चुनाव से पहले नाम पर नया घमासान फिर से गरमाने वाला है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिमी यूपी में एक बार फिर किसानों का जमावड़ा लगा। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के मंच से हुंकार भरी गई। इसे मजदूर किसान महापंचायत का नाम दिया गया, जिसमें यूपी के अलावा हरियाणा के किसानों की भी मौजूदगी दिखाई दी। इस महापंचायत से एक बार फिर दिल्ली पर दबाव बनाने का ऐलान हुआ। 20 मार्च को एक बार फिर देश भर के किसान दिल्ली पहुंचेंगे, जहां बड़ी महापंचायत आयोजित। पश्चिमी यूपी में फिर एक बार किसानों का मंच सजा और लखनऊ से लेकर दिल्ली की सरकार तक पर चुभने वाले हमले हुए। ट्रैक्टर लेकर बड़ी संख्या में किसान मुजफ्फरनगर पहुंचे थे।
ट्रैक्टर ट्रॉली से किस तरीके से जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ये देखिए पूरा किसानों का जो एक कारवां है, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो किसान हैं बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं। पूरी तैयारियों के साथ किसान यहाँ पर आए हैं। भारतीय किसान यूनियन ने जो किसान मजदूर महापंचायत की, उसमें नरेश टिकैत के साथ साथ राकेश टिकैत भी शामिल हुए। मुजफ्फरनगर के GIC मैदान में बड़ी संख्या में किसानों का जमावड़ा लगा। कई जिलों के किसानों ने डेरा डाला और बकाया गन्ना भुगतान समेत बिजली के बढ़े दाम और आवारा पशुओं की समस्या को लेकर हुंकार भरी गई। ये ट्रैक्टर ये कहते हैं जी 2024 में क्या करोगे? हाँ भाई करेंगे 2024 में। ये प्रेस वाले भी सुन लो, ये नागपुर का जो क्वेश्चन आ रहा है ना आपके पास में, नागपुर से लिखित में क्वेश्चन आ रहा 2024 में करेंगे हम। 2024 में 26 जनवरी 2024 में पूरे देश में किसान ट्रैक्टर परेड की तैयारी करेंगे। राकेश टिकैत ने 26 जनवरी 2024 को ट्रैक्टर परेड की भी बात कही। दरअसल मुजफ्फरनगर में ये धरना प्रदर्शन 13 दिनों से चल रहा था। जब SSP ने मंच से किसानों को आश्वासन दिया, तब जाकर नरेश टिकैत ने धरना खत्म करने का ऐलान किया। धरना तो खत्म हो चुका है, लेकिन किसानों ने साफ कहा कि अगर बात पूरी नहीं हुई तो आंदोलन फिर शुरू हो जाएगा। ये लोग कहते 2022 में किसान की आय दुगनी हो जाएगी, किसानों के खर्चे तो दुगने हुए, आमदनी घट गई, आधी रह गई आमदनी, तो क्या करे किसान, किससे बात करे, क्या करे? तो ये तो किसानों की पीड़ा, जो इतने किसान आ रहे, कितना विशाल जनसमूह है, और थोड़े से ही आह्वान पर ज्यादा आह्वान नहीं, काम धंधे का समय है, तो एक कितनी जिद सरकार की हो रही, कितना सरकार का जो जिद्दी रवैया है, इस तरह की नौबत ना रही। पश्चिमी यूपी में सियासत भी गर्म है। एक तरफ भाजपा मिशन 24 की तैयारी में जुटी है, तो दूसरी तरफ सपा और रालोद ने मिलकर भाजपा का मिशन फेल करने का लक्ष्य रखा है। और इसके बीच में खड़े हैं किसान, जो अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर अड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। महापंचायत में भाग लेने आए हरियाणा के किसान नेता जोगिंदर ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आने वाले 20 मार्च को पूरे देश से किसान दिल्ली पहुंचेंगे, तब दिल्ली में किसानों की महापंचायत होगी, यानी फिर एक बार किसानों के निशाने पर देश की राजधानी है। लड़नी पड़ेगी लंबी। एक साजिश के तहत किसान की जमीन छीनने का प्रोग्राम चल रहा। कुछ पशु खा जाएंगे, कुछ उसको भाव ना दो, जमीनों की कीमतें ठीक हो रही, जमीन बेच के खर्चा चला ले। बजट में कर्जे की बात कर रहे हैं, तो अब समझ में आ गया कि ये जमीन छीनने का प्लान है। मुजफ्फरनगर से एक बार फिर सरकार को बड़ा और कड़ा संदेश देने की कोशिश हुई है। लोकसभा चुनाव में अभी 1 साल का वक्त है। ऐसे में सरकार भी किसानों के मुद्दे पर जरूर कोई रास्ता निकालेगी, क्योंकि किसानों की नाराजगी कितनी भारी पड़ सकती है कि हर कोई जानता है। ABP गंगा के लिए मुजफ्फरनगर से सनुज शर्मा की रिपोर्ट। बात सपा विधायक इरफान सोलंकी की, जिनकी संपत्ति पर एक्शन शुरू होने के संकेत मिलने लगे हैं। आज इसकी शुरुआत भी हो गई। कानपुर में इरफान के साथी शौकत पहलवान की 20 करोड़ की प्रॉपर्टी सील की गई। वहीं बहुत जल्द इरफान सोलंकी के शस्त्र लाइसेंस पर भी फैसला लिया जा सकता है। कुल मिलाकर के सपा विधायक जब से जेल गए हैं, उनकी मुश्किलें हर दिन बढ़ती जा रही हैं। सपा विधायक इरफान सोलंकी पर पहले मुकदमे दर्ज हुए, फिर कानपुर जेल से महाराजगंज जेल में शिफ्ट किया गया और अब उनकी संपत्तियों पर भी एक्शन शुरू हो गया है। शुक्रवार से इरफान सोलंकी और उनके करीबियों की संपत्ति सील करने की कार्रवाई शुरू हो गई। सबसे पहले जाजमऊ इलाके में हिलाल कंपाउंड को सील किया गया। इसे इरफान सोलंकी के साथी शौकत पहलवान ने बनवाया था। कानपुर पुलिस ने शौकत पहलवान की 3 संपत्तियों पर एक्शन लिया। करीब 20 करोड़ की संपत्ति सील की गई। पुलिस ने अपना काम कर दिया है। मोहल्ले वालों को सूचित कर दिया गया है कि 27 फ्लैट इस हिलाल कंपाउंड में जो यहाँ पर हैं, ये शौकत अली जो इरफान सोलंकी के गैंग का सक्रिय मेंबर है, सदस्य है, शौकत पहलवान के नाम से जाना जाता है, उसके द्वारा इस बिल्डिंग को बनवाया गया था, इस कंपाउंड को बनवाया गया था, जिसमें 27 फ्लैट बनाए गए हैं। और अब यहाँ पर पुलिस ने इस प्रॉपर्टी को राज्य सरकार में निहित कर दिया है।
जिस हिलाल कंपाउंड को सील किया गया उसमें 28 फ्लैट बने हैं, यानी इरफान के सहयोगियों पर जो कार्रवाई शुरू हुई है वो बहुत जल्द इरफान तक भी पहुंच सकती है। पुलिस ने इरफान और उनके सहयोगियों की 200 करोड़ की संपत्ति को चिन्हित किया है। ये हम लोग गैंगस्टर एक्ट धारा 14(1) की कार्रवाई कर रहे हैं। शौकत अली जो कि इरफान सोलंकी गैंग का एक मेंबर है, उसकी यह संपत्ति है। संपत्ति का मूल्य लगभग 20 करोड़ है जो उसने समाज विरोधी गतिविधियों के द्वारा अर्जित की है। उसके आय और इस संपत्ति के मूल्य में बहुत ज़्यादा अंतर होने का प्रमाण मिला है और उसी के आधार पर हम लोग ये जब्त कर रहे हैं। एक तरफ संपत्ति सील करने की कार्रवाई है तो दूसरी तरफ इरफान और उनके सहयोगियों के शस्त्र पर पुलिस की नजर है। इरफान के सहयोगियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की तैयारी चल रही है। बहुत जल्द डीएम से मिलकर लाइसेंस निरस्त करवाने की प्रक्रिया शुरू होगी। सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके परिवार के पास 15 शस्त्र लाइसेंस हैं जिन पर खतरा मंडरा रहा है। मुश्किलें तमाम हैं और राहत की खबर ना के बराबर। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई के बीच इरफान के भाई रिजवान सोलंकी की जमानत अर्जी भी खारिज हो गई। कोर्ट ने रिजवान को 4 दिन के रिमांड पर भेज दिया। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। बात करते हैं एक ऐसी घटना की जिसे कोई चमत्कार कह रहा है तो कोई इसके पीछे वैज्ञानिक आधार खोजने में लगा है। दरअसल प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में लगी चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा इन दिनों चर्चा का विषय है। आदम कद की लगी इस प्रतिमा से पानी की बूंद टपक रही है। पिछले 1 महीने से ये सिलसिला जारी है जो रिसर्च का विषय बन गया है। संगम नगरी प्रयागराज में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा से पिछले कुछ दिनों से पानी की बूंदें टपक रही हैं। कई धातुओं से मिलकर बनी तकरीबन 15 फीट ऊंची इस प्रतिमा से टपकने वाला पानी कहां से आ रहा है, फिलहाल ये रहस्य बना हुआ है। रहस्य इसलिए है क्योंकि आजाद की ये प्रतिमा पूरी तरह से पैक्ड है और इसमें पानी जाने का कहीं कोई स्रोत नहीं। प्रतिमा से निकल रही पानी की बूंदों को देखने के लिए आजाद के शहादत स्थल पर दिन भर लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। यहाँ लोग देख रहे हैं तो ये कहते हैं ये कहाँ से, मतलब सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, जैसा भी हो, वो बूंद बूंद पानी रिसना बंद नहीं हो रहा है। तो मैंने लोगों को बताना शुरू किया कि ये जो है पानी नहीं है, उनके आत्मा के आंसू हैं। इसको हमें गंभीर रूप में समझना चाहिए और देखना चाहिए कि ये है क्या चीज़। कोई इसे शहीद चंद्रशेखर आजाद के आंसू बता रहा है तो कोई चमत्कार होने का दावा कर रहा है। कोई कह रहा है कि आजाद की आत्मा रो रही है तो कोई इसे अंधविश्वास से जोड़ते हुए कुछ और ही आशंका जता रहा है। हालांकि वैज्ञानिक इस तरह के मामलों में किसी भी तरह के चमत्कार या दैवीय शक्ति की संभावनाओं से पूरी तरह इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि वजह जो कुछ भी हो लेकिन उसके पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक आधार जरूर होगा। पानी का सोर्स जो है उसके रूप में 2 ही ऑप्शन होते हैं। या तो कहीं प्रतिमा में क्रैक हो, उसके थ्रू शीत या ओस जो पड़ती है वो कहीं रिस के अंदर जा रही हो, वही नीचे से गिर रही हो, या ये हो सकता है कि कोई क्रैक हो, उसी क्रैक से हवा अंदर जा रही है, उस हवा में नमी बहुत है। उत्तराखंड में कल देहरादून में हुए लाठीचार्ज के खिलाफ आज पूरे राज्य में प्रदर्शन हुए। पेपर लीक का विरोध कर रहे छात्रों पर कल पुलिस ने लाठियां बरसाई थी। इस पर सियासत 7वें आसमान पर है। शहर शहर आज इसका विरोध किया गया और इसी बीच पुष्कर सिंह धामी सरकार ने नया दांव भी चल दिया है। साफ सुथरी परीक्षा कराने के लिए राज्य सरकार ने नकल विरोधी अध्यादेश लाने का फैसला किया है। सीएम धामी ने कहा कि वो हर कीमत पर छात्रों का हित चाहते हैं, इसीलिए सभी परीक्षाओं को पारदर्शी, गड़बड़ी मुक्त बनाने के लिए सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। जब उत्तराखंड में जोशीमठ संकट के पीड़ित एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जब पेपर लीक का विरोध कर रहे छात्रों पर देहरादून में हुए लाठीचार्ज को लेकर पूरे राज्य में सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं, राज्य का कोई हिस्सा नहीं जहां छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में तूफानी प्रदर्शन न हो रहे हों। इस बीच राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लिया है। फैसला नकल विरोधी अध्यादेश का है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की माने तो वे हर हाल में छात्रों का हित चाहते हैं
और पेपर लीक से लेकर नकल तक पर रोक के लिए सरकार सख्त कदम उठाएगी। प्रतियोगी हैं, प्रतिभागी हैं, उनको किसी प्रकार का भी किराया भी नहीं देना होगा। बसों में भी हमने निःशुल्क व्यवस्था की है और परीक्षा फॉर्म भी उनका निःशुल्क ही किया है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। हम बच्चों से यही कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में जल्दी सारे रिजल्ट निकलेंगे और सारी परीक्षाएं होंगी, तय समय पर होंगी। वो अपनी परीक्षाओं की तैयारियां करें। इसके साथ ही सीएम धामी ने देहरादून में हुए लाठीचार्ज को लेकर कहा कि इसकी मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस पर हमने इस बार कार्रवाई करी। 60 लोग इसमें अभी तक जेल चले गए। नकल का अध्यादेश हम लेकर आए हैं, उसको भी अनुमोदित कर दिया है। माननीय राज्यपाल महोदय का भी अनुमोदन प्राप्त हो जाएगा तो वह एक अध्यादेश बन जाएगा और वो सबसे सख्त अध्यादेश होगा पूरे भारत के अंदर, जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। सीएम धामी ने लगातार जारी प्रदर्शनों के पीछे कांग्रेस का हाथ बताया। उधर देहरादून में सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता हरीश रावत की तबीयत खराब हो गई। वे धरने पर बैठे थे। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।